हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। देखिए दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से कुछ मैसेजेस भी आते रहते हैं, रिकमेंडेशंस भी आती रहती हैं। तो यूट्यूब से मैसेज आया कि कुछ अलग कीजिए आप, कुछ शॉर्ट्स बनाइए। तो आगे से जो हमारी क्लासेस चलेंगी अब वो बोर्ड के माध्यम से चलेंगी। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन और उसके विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारा न्याय व्यवस्था, हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वे भारतीय नागरिकों को कुल 7 श्रेणियों में प्राप्त थे। वे कौन कौन सी श्रेणियां थी, मैंने एक एक करके आपसे वीडियो भी डिस्कस की हैं। देखिए, पहली हमारी जो श्रेणी थी वो थी समानता का अधिकार। और इसमें जो हमारे अनुच्छेद हमने पढ़े थे वह थे 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 हमने पढ़ा था कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने पढ़ा था धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में हम लोगों ने पढ़ा था अवसर की समानता इन जॉब्स। और उसी में एक आर्टिकल 16D करके जोड़ा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर वह रिजर्वेशन दे सकती है। फिर हमने अनुच्छेद 17 पढ़ा था। अनुच्छेद 17 में था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का निषेध। उसके बाद हमने अनुच्छेद 18 किया था जिसमें था उपाधियों का निषेध, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और इस प्रकार हमारी पहली श्रेणी हम लोगों ने कंप्लीट की थी जो थी समानता का अधिकार। फिर हमने कवर किया था दूसरी श्रेणी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमारे आर्टिकल 19A, B, C, D, E, F, फिर 20, 21 और 22 हम लोगों ने कवर किए थे। आर्टिकल 19A मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। आर्टिकल 19A कहता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। 19B राइट टू असेंबल, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से या किसी रैली में एकत्र होने की स्वतंत्रता विदाउट वेपन्स। 19C कोई भी संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। 19D भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। 19E भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने की प्लस रहने की स्वतंत्रता। 19F व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 20 किया था अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। पूरे डिटेल्ड वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस को। आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 22 निवारक निरोध, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता अगर उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है पुलिस को। फिर इस प्रकार हमारी 2 कैटेगरी समाप्त हो गई थी। तीसरी कैटेगरी हमारी आई थी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल 23 और 24 कवर किए थे। आर्टिकल 23 क्या कहता था? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ठीक है, एबोलिशन ऑफ ह्यूमन, जो फोर्स्ड लेबर होता है और मानव का दुर्व्यापार, उसको बेचना होता है, उसको निषेध किया गया था। फिर अनुच्छेद 24 इसमें था बाल श्रम का निषेध, ठीक है, यानी कि बच्चे से आप लोग कोई खतरनाक जगह पर कहीं काम उसको नहीं करवा सकते हैं, कारखानों वगैरह में, हमने पूरी वीडियो डिस्कस की थी। फिर हमारी चौथी कैटेगरी आई थी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 हमने भी बिल्कुल रिसेंटली किए हैं, आप वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है हमारी कैटेगरी नंबर 5, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे। अनुच्छेद 29 में बताया था कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में हम लोगों ने बताया था कि धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अब दोस्तों, इसमें एक नई कैटेगरी थी जो हमें करनी है, वह है संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 31 में हम इसको कवर करते हैं। पहले यह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब आप सपोज कीजिए कि यहां पर आपका कोई घर है, ठीक है, और
गवर्नमेंट चाहती है कोई हॉस्पिटल बनाना या सड़क बनाना, और उसकी योजना के बीच में आपका एक घर या 2-4 घर आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो हाईवे बन गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपका घर आ गया और आपने कहा कि भैया हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारा पुश्तैनी मकान है, हमारे दीदी की भैया की शादी यहीं पे हुई है, हमारे अम्मा बाबा का जो निधन हुआ वो भी यहीं पे हुआ है, हमारी तो यादें जुड़ी हैं इससे, और हम तो छोड़ेंगे नहीं। और अगर अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, राज्य सरकार ज़बरदस्ती करेगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है मौलिक अधिकारों का। तो अगर ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में रहता तो क्या आसान था ज़मीन को खाली करवाना। इसलिए देखिए, सरकार हमसे 2 कदम आगे सोचती है। उन्होंने सोचा कि भैया पहले इसे हटाओ, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल एक विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट होना चाहिए। तो जब मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो अब सरकार की कोई सड़क योजना बनती हुई आ रही, कोई हाईवे 6 लेन का हाईवे बन रहा है, आपका घर और या 2-4 घर इसके बीच में आए, सरकार ने उसको हटवा दिया। अगर आप नहीं हटाओगे तो पुलिस फोर्स लगवा के ज़बरदस्ती हटवा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी एक विधिक अधिकार है, तो आपको इसके लिए एक मुआवजा, जो भी सर्कल रेट चलेगा उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए तानाशाही भी नहीं है कि सरकार की योजना आ रही है तो निकाल के आपको बाहर कर दिया कि रहो सड़क पर। सरकार अपने नागरिकों का ध्यान भी रखती है, इसलिए हाईवे के आसपास की जब भी आप ज़मीन लें तो पता ज़रूर कर लें कि सरकारी ज़मीन की जो परिधि है वो कहाँ तक है, उसके बाहर जाके लें, वरना सरकार आपसे खाली करवाई लेगी। अगर आप सरकार की ज़मीन पर बनाए हैं तो फिर आपको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आप अपने यानी कि सरकार की ज़मीन पर नहीं है, आपका अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार की योजना के बीच में आपका घर आ गया, है ना, तो इसमें देखिए बाद में ये जोड़ दिया गया कि सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर सरकार चाहे तो वो भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। अब घर आया तो हटा दिया भैया आपको, और आपको मुआवजा दे दिया। कभी कभी सर्कल रेट से ज़्यादा भी 2 गुना 3 गुना भी मुआवजा दे दिया जाता है। तो ये हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में इसे सिर्फ एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है। अब देखिए, आपका घर भी आपका अपना घर नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप चौंक जाएंगे जानकर कि आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी अपनी नहीं है ना। तो ये 1978 में ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसको एक विधिक अधिकार, लीगल अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अब देखिए, जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा ही आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, और उसके लिए सरकार आपको अच्छा खासा मुआवजा भी देगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 31 था, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है। और देखिए, जब ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो कुल श्रेणियां 1, 2, 3, 4, 5 और 6 श्रेणी रह गई है। यानी कि भारतीय नागरिकों को अब कुल 6 श्रेणियों में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। स्टार्टिंग में 7 में हुआ करते थे, लेकिन 1978 में इस 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो ये कैटेगरी हट गई है। तो 6 श्रेणियों में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत इजीली पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकों को कुल कितनी श्रेणियों में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप बहुत आराम से बताएंगे 6 श्रेणियों में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी कैटेगरीज हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो हम कैटेगरी स्टार्ट करेंगे वह रहेगी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, यदि आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। जब भी कोई देखिए आप परेशान होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति, तो वो दूसरे से यही कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, है ना। तो अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, राज्य सरकार उल्लंघन कर रही है उसका, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसमें हेबस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है। ठीक है। अभी तो आपके लिए नए नए वर्ड्स लग रहे होंगे ये कि क्या बोल रहे हैं सर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इन 5 को एक साथ करेंगे, है ना। हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और कर्टियोरी एंड क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छा। ठीक है। और मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड के माध्यम से जैसे मैंने समझाया है तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जल्दी हम लोग हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।